अच्छा ये क्या बताओ, तुम लोग का फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशन हो पा रहा है? पूछ रहा है क्वेश्चन, डिसीजन सभी रह रहे हो ना? तो क्या है उसका तो फ्रेमवर्क बता ले रहे हो। अभी फ्रेमवर्क में तुम्हारा ज्यादा कुछ है भी नहीं, अभी क्या क्या है, अभी जेनरिक मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है। और उन जेनरिक मेथड्स को, और फिर क्या है, एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज किए हो, तो पेज वाइज तुमने क्या कर रखा है, एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन में जितने पेजेस हैं उतनी क्या बना रखी है, क्लासेस बना रखी हैं, ठीक है। और इसके बाद उन और पेजेस पे जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए उन क्लासेस में क्या बना रखे हैं, मेथड्स बना रखे हैं। अब उन मेथड्स को चाहिए क्या, लोकेटर्स। तो वो तुमने OR नाम की क्लास में एक, मतलब तुम ऐसे OR बनाए थे ना, इसमें देखो क्या बनाओगे, जिसमें तो नहीं कुछ क्या क्या, जैसे देखो ये लॉगिन पेज है, तो यहाँ पे क्या है, लॉगिन OR है ना। लॉगिन OR के अंदर सारे इसके क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा यहाँ आगे कुछ नहीं है। और फिर एक चीज क्या बताई थी हमने, एक ये बताया था ना कि लॉगिन OR में एक्सटेंड कर दो किसे, बेस OR है, बेस OR को कर दो, बेस OR में क्या रख दो, सारे वो रख दो, कॉमन एलिमेंट्स रख दो, है ना। जो कॉमन है बेस OR का मतलब वो एलिमेंट्स जिनके जो किसी भी पेज पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या थी, पेज वाइज क्लासेस थी, और वो यूज कर रही थी किसको, OR को। ये स्ट्रक्चर अपने हाथ से पूरा सबको बनाना है, कि पूरा एक ऑटोमेशन का खुद से पूरा सब कुछ, कि भाई लॉगिन OR है, लॉगिन पेज है, ठीक है, या कोई भी पेज है तो एक OR की क्लास है, OR क्लास उसमें एक्सटेंडेड है। और OR क्लास में हमने क्या एक्सटेंड करवाया था, जैसे पेज लॉगिन OR है या कोई भी OR है तो उसमें क्या एक्सटेंड हमने करवाया था, बेस OR करवाया था ना। लेकिन हमने कहा था बेस पेज करो, हमने कहा था उसमें करो किसको, बेस पेज को, और बेस पेज में एक्सटेंड करो किसे, बेस OR। बेस पेज में कॉमन फंक्शनैलिटीज रहेंगी और बेस OR में कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे। इस तरह से कर सकते हो, या इतना भी कर सकते हो कि भैया पेज है, मान लो लॉगिन पेज है, फिर लॉगिन OR, ठीक है, और एक क्या है, बेस OR। बेस OR में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर इसको तुम लोग क्या कर रहे थे, जहां टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर रहे थे, जैसे तुमने एक पैकेज बनाया था किसका, टेस्ट स्क्रिप्ट्स का, यहाँ पे इन पेज वाइज मेथड्स को क्या कर रहे थे तुम, कॉल। और दूसरी चीज क्या मैनेज की थी तुमने, वैलिडेशंस। वैलिडेशंस के लिए तुमने क्या किया था, वैलिडेशंस के लिए भी तुमने इस तरह से किया हुआ था कि क्या करोगे तुम, या तो जो वो है पेज वाइज क्लास है उसी के अंदर क्या करोगे, जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे यहाँ पे वैलिडेशन से क्या बना लोगे, मेथड्स बना लोगे, किसके मेथड्स बना लोगे, वैलिडेशन के। और वैलिडेशन के मेथड्स बनाने के बाद, वैलिडेशंस के मेथड बनाने के बाद इसको टेस्ट केस में क्या करोगे, कॉल, ठीक है। लेकिन ध्यान इसमें एक बात ये देनी थी कि जो वैलिडेशंस हैं ये बार बार रीयूज नहीं होने, नहीं होने थे। तो इसलिए इनको टेस्ट केसेस में कॉल करोगे तो इनको एक टेस्ट केस में एक बार कॉल कर लो तो जनरली दूसरे टेस्ट केस में उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जब सुनते हो क्लास चलते तुरंत आओ ना, बारी बारी से आते रहोगे। हाँ तो क्या कर रहे थे, वैलिडेशंस। तो यार एक दो टेस्ट केस अभी भी कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं ऑटोमेट किए हो, तो पूरा उसको ऑटोमेट इसे
कर लो 2 टेस्ट केस जिसमें तुम्हें पूरा वैलिडेशंस का आइडिया है भाई। तुम्हें देखो फ्रेमवर्क जब अपना एक्सप्लेन करते हो तो तुम्हें पेज वाइज क्लासेस के बारे में बात करना है, जेनरिक मेथड्स के बारे में बात करना है। जेनरिक मेथड्स यूज बात करोगे तो जेनरिक मेथड्स में वैलिडेशन वाले बनाए हैं मेथड ना, उनकी बात करना है। फिर किसकी बात करना है, ओआर की बात करना है ना। और प्लस उसमें तुम्हें जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो कंस्ट्रक्टर वाला वो याद रखना है भाई, ऐसे थोड़ी ना हवा में एक्सटेंड हो रहा है, याद है ना। जब हम लोग बनाए थे ये देखो, जैसे यहाँ जो क्लास बनाए थे तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बनाए थे ना, और कंस्ट्रक्टर के अंदर और दूसरी बात किसकी, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। आपके जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में आपको जेनरिक मेथड्स के बारे में बात करना है, ठीक है। जेनरिक मेथड्स आपके जो होंगे जनरली क्या होंगे, वो एक तरह से कहें उसको एक्शन या एक्शन क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कहें क्या जो मेन वर्क्स रहेंगे वेब के, मतलब जैसे नहीं क्लिक करना, ये करना, वो करना, जो सारे काम नहीं है। तो एक तो तुम्हारी इसलिए हम लिख रहे हैं इसको एक्शन लिख रहे हैं, मान लो एक क्या होंगे जितने एक्शंस हैं उनके लिए जेनरिक मेथड्स बना रहे हो, प्लस दूसरा वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनरिक मेथड बना रहे हो, तीसरा सिंक्रोनाइजेशन के नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो भाई। हाँ वेट वाले मेथड बताए गए हैं ना, सिंक्रोनाइजेशन इसे बोलते हैं भाई, कहीं पूछेगा इंटरव्यू में कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे मैनेज करते हो, तो वहाँ वेट की बात कर रहा है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन या वेट से रिलेटेड होंगे ये 3 टाइप के जेनरिक मेथड्स तुम्हारे होंगे, एक एक्शन से रिलेटेड, एक वैलिडेशन से रिलेटेड, और तीसरा किससे रिलेटेड, वेट से। इनके बारे में बात करना है। प्लस इसके बाद फिर तुम्हें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करना है, ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जब बात करने आओगे तो तुम्हें ये करना है क्या, पेज भाई तुमको पेज का क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है ना। तो वो कैसे मैनेज कर रहे हो, कई तरीके थे ना, एक था मेथड चेनिंग करके करना, है ना। एक हमने बता दिया था कंस्ट्रक्टर में ही कर देना ना, जब भी पेज का न्यू करके ऑब्जेक्ट, एक था कि न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, एक था कि न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पेज वाइज क्लास को इनिशियलाइज कर देगा। पेज इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करनी है, ओआर के बारे में बात करनी है, ठीक है। और इसके बाद ओआर और बेस ओआर, इन 3 चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है। और प्लस मान लो बेस पेज अगर नहीं भी, अगर बेस पेज भी कर पा रहे हो तो अच्छा है भाई, एक बार पूरा बना लो, बोल सको यार, हवा में नहीं चलेगा। फिर मैं पहली बात बता रहा है, वो पूछेगा तुम्हें एग्जैक्टली, या जो लोग निकल जाते हैं इंटरव्यू जिनकी हो जाता है तुरंत, तो मतलब वो करके बैठे होते हैं, तो उस समय वो बता ले जाते हैं ना। तो एक चीज ये मान के चलो, इसे करके बैठो, इसे एकदम सिंपली सीधी बात है, पूरी तरीके से क्या करो, एक एक फ्रेमवर्क बनाओ जिसमें सब कुछ इम्प्लीमेंटेड रहे तरीके से, प्लान करके। ऐसे नहीं कि आज मूड घूमा है तो 2 घंटे काम कर देंगे फिर फेंक देंगे, ऐसे नहीं। हो सकता है 2-3 दिन लगे, लेकिन उसे एक कंप्लीशन तक पहुंचाओ, तभी तुम किसी को कंप्लीट बता पाओगे, और तभी तुम्हें भी उस पर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब आधा टुकड़ा तुमको किया कि अब करने, हमने ये कंसेप्ट पढ़ाया, तुमने क्या किया, उतना उतना चला के वो हिस्सा देख लिया, तो तुम्हें पूरे उसके एज ए होल उसका अंदाजा ही नहीं लगा ना। तो ये कंस्ट्रक्टर के बारे में भाई इतना ये सब बोलना है। और टेस्ट केसेस के बारे में बात करनी है भाई, जो ऑटोमेट कर रहे हो, टेस्ट केसेस बोलो या क्या बोलो, टेस्ट स्क्रिप्ट, है ना। और टेस्ट स्क्रिप्ट में तुम्हें क्या करना है, उन्हें कॉल करना है। आई थिंक इतना ही बताया गया है अभी तक, ठीक है। इतनी चीज बतानी है भाई आपको, और हर चीज इसको सेव कर देते हैं।
इनिशियलाइजेशन, हाँ वही तो कर रहा है, इनिशियलाइजेशन वाला किसमें आएगा। एक मिनट, इसको डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। पेज इनिशियलाइजेशन या वही पेज फैक्ट्री मान के चलो, ठीक है, पेज फैक्ट्री, ठीक है, या जो किसे क्या कहेंगे, वेब एलिमेंट का इनिशियलाइजेशन, इसके बारे में कि ये कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब जरा कुछ चीजें और देखो यार, जैसे एप्लीकेशन में तुम लोग एक चीज ये देख रहे होगे कि तुम लोग क्या यूज कर रहे हो, यहाँ क्या यूज कर रहे हो, ये मेथड है ना, मेथड का नाम क्या है, वैलिड लॉगिन, ठीक है, मेथड का नाम है वैलिड लॉगिन। और ये जो डेटा है तुम्हारा, मतलब जो यूजर नेम है या जो पासवर्ड है, ये तुमने कहाँ प्रोवाइड किया है। देखो क्या अच्छा, इस मेथड में क्या आर्गुमेंट मांग रहा है, देखते हैं पहले। ये वेब एलिमेंट है, ये एलिमेंट नेम है, और ये डेटा वैल्यू है। डेटा वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड किया है, एडमिन, है ना। तो और इसके बाद हम इसे क्या कर रहे हैं, जगह जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज, या फिर जरा इस पे आते हैं, ये देखो यहाँ पे भी जैसे इंटर अकाउंट इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हम क्या दे रहे हैं, ये अकाउंट नेम है शायद, क्या एलिमेंट नेम है। देखो ये गलत ढंग से है, देखो गलत कॉल किया गया है ना, ये कहाँ से पता चलेगा यार, इसे सही करो ना भाई। ये एरर क्यों नहीं दे रहा है, एरर इसलिए नहीं दे रहा है कि बाद के दोनों आर्गुमेंट स्ट्रिंग मांग रहा था, दोनों स्ट्रिंग भेजे हो, लेकिन गलत ढंग से भेज दिए। डेटा वैल्यू ये नहीं है, हम तो अकाउंट नेम टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिए थे एलिमेंट नेम, और डेटा वैल्यू तो ये है, जबकि क्या है यहाँ पे, दूसरा आर्गुमेंट में एलिमेंट नेम है, ठीक है, और तीसरे में क्या है, डेटा वैल्यू है। तो ये डेटा वैल्यू, जबकि अकाउंट नेम टेक्स्ट बॉक्स में उसको नाम दिया, ठीक है। इसको सही से एक बार वो करो। ये फिर यहाँ पे नंबर डाला है, तो ये चीज देख रहे हो कि बहुत सी जगह हमको स्क्रिप्ट में डेटा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। बहुत से ऐसे तुम्हारे जो टेस्ट केस होंगे या फिर टेस्ट केसेस तुमको ऑटोमेट करने को कहे जाएंगे, और उस टेस्ट केसेस में मल्टीपल डेटा सेट होगा। मल्टीपल डेटा सेट के मतलब सेम टेस्ट केस को अलग अलग डेटा के साथ या सेम सिनेरियो को अलग अलग डेटा के साथ हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है, चलाना। बात समझ में आई। तो ये जो डेटा स्क्रिप्ट में दे रहे हैं, जो ये नंबर देना है, यहाँ दे दिया, ये दे दिया, ये सब जो डेटा है ये तुम्हारा टेस्ट इसके अंदर नहीं रहेगा। ये जो डेटा है ये स्क्रिप्ट के अंदर नहीं रहेगा। ये जो अप्रोच है ये गलत है, तुम्हें कहीं भी ऐसा इम्प्लीमेंटेड नहीं मिलेगा। जहां भी लोग काम कर रहे होंगे, तो तुम भी जैसे मान लो अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है तो 10 वैल्यू फिलअप करनी है कि नहीं। वो 10 वैल्यू कहाँ, ऐसे नहीं कर दिया जाएगा कि यही डायरेक्ट भेज दिया जाए और इसके बाद तुम उसको क्या कर लो, यूज कर लो, ऐसा नहीं होगा। बात समझ रहे हो इस बात को। ये चीज ध्यान दो कि स्क्रिप्ट में ये तो बस एक जगह दिख रहा है। तुम अपना ये वी टाइगर एप्लीकेशन देख के अगर देखो तो वी टाइगर एप्लीकेशन में कितने वो हैं, पेजेस है, बहुत पेजेस है ना। और जगह जगह तुम्हें किसकी जरूरत है, डेटा। जो तुम डेटा जगह जगह फिलअप कर रहे हो, किसी ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो, ये सब काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वो सारा काम करने के लिए तुम्हें डेटा की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। और तुम अभी क्या करते हो, जहां अभी तक क्या यूज करते आए, पहले क्या करते थे, सेंड कीज में सीधे डेटा भेज देते थे। अब क्या करने लगे हो, जेनेरिक मेथड बना दिए हो, जेनेरिक मेथड कॉल करते हो, सेंड कीज नहीं कॉल करते। लेकिन जेनेरिक मेथड में भी डेटा क्या भेज रहे हो, डायरेक्टली भेज रहे हो ना। अब ये डेटा कहाँ है, कोड के स्क्रिप्ट के अंदर। मान लो कोई कहे कि हमको अकाउंट बनाना है, 10 अकाउंट बनाना है, 10 अलग अलग डेटा के साथ बनाना है, तब तो क्या 10 बार आके यहां बदलोगे, या फिर मान लो तुम्हें बाद में उसे क्या करना है, चेंज करना है। बहुत सी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो तुम्हारा टेस्ट केस है और हर टेस्ट केस में कुछ ना कुछ क्या चाहिए होगा, डेटा चाहिए।
इवन याद करो टेस्ट केस लिखे थे, जब टेस्ट केस लिखे रहे होगे मैनुअल वाला, तब भी एक कॉलम रहा होगा क्या, टेस्ट डेटा था ना। वो इसलिए कि भाई इस टेस्ट केस में इस स्टेप पे क्या टेस्ट डेटा यूज होगा। वो टेस्ट डेटा अभी तक तुम जो सीखे हो, अभी तक तुम क्या करते हो, टेस्ट डेटा को स्क्रिप्ट के अंदर ही डाल देते हो, चाहे पेज वाइज क्लास में रखो, चाहे कहां रखो, टेस्ट स्क्रिप्ट में रखो। हेलो हेलो, तो मम्मी से ये बात नहीं कह सकती थी? क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो जो भी डेटा है, हो सकता है तुम कहाँ डेटा दे रहे हो, बाय पेज वाइज क्लास के अंदर, या हो सकता है डेटा दे रहे हो कहाँ, यहाँ टेस्ट केस के अंदर। लेकिन तुम्हारा जो भी डेटा है वो कहाँ है, जो तुम डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, डेटा का मतलब क्या है, वो डेटा जो टेस्ट केस के स्टेप्स में यूज हो, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, है ना, वहां ड्रॉप डाउन कंट्री, स्टेट, सिटी, दुनिया भर की बातें नहीं होती है। हर जगह कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो उनमें तो डेटा डालते हो ना, तो तुमको वो जो डेटा है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर देना नहीं है। ये बात एक समझो, अपने दिमाग को ये समझाओ सबसे पहले कि ये एकदम गलत प्रैक्टिस है जब हम किसी स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं। ऐसा जब भी करते हैं तो कहा जाता है कि यार इनकी स्क्रिप्ट तो हार्ड कोडेड है, इनकी स्क्रिप्ट तो क्या है, हार्ड कोडेड है, एक ही डेटा पे चलेगी। जबकि ये कहीं भी ऑटोमेशन में ये आपको नहीं फॉलो करना है। ये कर दिए तो ऑटोमेशन क्या हो गया, बेकार हो गया। मान लो हमें 10 अकाउंट बनाने हैं तो क्या 10 बार हम आके वैल्यू बदले, है ना, या फिर हमको टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं, चलाना है, बार बार उसमें वैल्यू चेंज करनी है। और अच्छी एक बात और भी है, मान लो डेटा, जैसे ये मान लो हमने ऑटोमेशन कर दिया, हम तो क्या है ऑटोमेशन इंजीनियर, जो हमने ऑटोमेशन कर दिया, इसके बाद स्क्रिप्ट को मान लो हमने चलाने के लिए एक मैनुअल टेस्टर को दे दिया, मैनुअल टेस्टर चलाया, अब उसमें उसे कुछ मिला, जो भी है उसे मान लो टेस्ट डेटा क्या करना है, चेंज करना है। कोई चीज जो थी पहले सिटी को कुछ सिलेक्ट किया था, अब उसे सिटी का क्या नाम करना है, चेंज करना है। तो उस मैनुअल टेस्टर को या तो वो तुमसे चेंज करवाएगा, या तो वो बेचारा क्या करेगा, इस स्क्रिप्ट में आके ढूंढेगा। एक मैनुअल टेस्टर को इक्लिप्स, जावा, ये सब नहीं पता, तो उसके लिए मुश्किल है यहाँ पे चेंज करना। लेकिन उसको समझा दें कि भाई डेटा वेटा चेंज करना हो तो देखो इसी तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर एक एक्सेल फाइल है, उसी फाइल के अंदर सारा डेटा रखा हुआ है, जो चेंज करना है वहीं जाके चेंज कर लो। तो एक्सेल तो वो यूज करता है, तो वो बताओ वहां से चेंज करना भी क्या होगा, आसान। इसीलिए एक 2-3 वर्ड है यहाँ पे। पहला एक ये याद रखो कि जो डेटा है वो हार्ड कोडेड ना हो, जो डेटा है वो स्क्रिप्ट्स में, हाँ ये लिख दो, डेटा शुड नॉट बी हार्ड कोडेड इन ठीक है, कि जो कोड में जो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट्स में, वहां पे डेटा हार्ड कोडेड नहीं। हार्ड कोडेड का मतलब डायरेक्ट प्रोवाइड ना किया गया, ये एक चीज। या एक वर्ड और यूज करते हैं, अपने फ्रेमवर्क के बारे में बताते हैं तो ये चीज बताते हैं कि जैसे ऐसे बोलेंगे, इन आवर फ्रेमवर्क डेटा इज नॉट हार्ड कोडेड इन स्क्रिप्ट्स आर कोड। डेटा क्या होना चाहिए, डेटा के बारे में, डेटा क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डेटा क्या है, कंप्लीटली एक्सटर्नली कॉन्फ़िगरेबल। इसका मतलब है डेटा इसके अंदर कहीं है ही नहीं, डेटा तो एक्सटर्नली मतलब बाहर से, डेटा कहीं एक्सेल शीट में बाहर रखा जाएगा, ठीक है, और वो डेटा इस कोड के अंदर यूज होगा। यहाँ पे जैसे अगर मान लो यहाँ मोबाइल नंबर डालना, तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया गया ना,
ऐसा नहीं होगा, यहाँ मोबाइल नंबर नहीं डाला जाए। यहाँ मोबाइल नंबर, ये देखो, ये जो मोबाइल नंबर यहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये मोबाइल नंबर यहाँ डाला नहीं जाए। ये मोबाइल नंबर एक एक्सेल फाइल में डाला जाए और मेरा कोड जब चलेगा तो उस एक्सेल फाइल से मोबाइल नंबर उठाएगा और मोबाइल नंबर डालेगा। तो कल को मोबाइल, तो यहाँ मोबाइल नंबर रहेगा ही नहीं। यहाँ जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह यहाँ क्या लिखा रहेगा जानते हो क्या? इसकी जगह यहाँ लिखा रहेगा, मान लो क्या, मोबाइल, या ऐसे लिखा रहेगा मोबाइल नंबर डेटा, ऐसा लिखा। और एक्सेल में कहीं वो डेटा रखा रहेगा, जो मोबाइल नंबर है वो कहाँ रखा रहेगा, एक एक्सेल फाइल में। तो जब कोड चलेगा तो वहां से डेटा उठाएगा और फिर यहाँ ले आके उसे क्या करेगा, यूज करेगा। तो कल को किसी को भी अब मोबाइल नंबर चेंज करना है तो हमें स्क्रिप्ट में आने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि स्क्रिप्ट में मोबाइल नंबर नहीं लिखा है। मोबाइल नंबर कहाँ लिखा है, एक्सेल फाइल में। वही एक्सेल फाइल खोलेंगे, वही चेंज करेंगे। इसीलिए तो वर्ड इस्तेमाल किया गया कि डेटा क्या होना चाहिए, कंप्लीटली एक्सटर्नली कॉन्फ़िगरेबल, मतलब स्क्रिप्ट के कोड के बाहर होना चाहिए, इंटरनली नहीं होना चाहिए कि हम कोड के अंदर आके डेटा चेंज करना है। डेटा चेंज करना है, डेटा कहीं बाहर। और कहाँ डेटा कहाँ रखा है, डेटा के बारे में और एक वर्ड बोलेंगे हम लोग, डेटा कहाँ होना चाहिए, एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल डेटा सोर्स का मतलब बाहर का कोई डेटा सोर्स, जैसे बिल्कुल एक्सेल, जैसे सीएसवी, जैसे जेसन, जैसे, और ये सी एक्सेल है, सीएसवी है, जेसन है, एक्सएमएल है ना। डेटा कहीं या तो एक एक्सेल फाइल में, अब जिस प्रोजेक्ट में लोग जो यूज कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में लोग डेटा को यूज रखने के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सेल। किसी में यूज करेंगे क्या, सीएसवी, और किसी में यूज करेंगे जेसन, किसी में यूज करेंगे क्या, एक्सेल। जहां जो यूज हो रहा, मैक्सिमम जगहों पे लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेल, क्योंकि एक्सेल यूज करने में थोड़ा क्या है, आसान। जेसन भी देखियो अब तुम लोग ना, वहां कामा वामा ध्यान देना पड़ता है ना। एक्सेल का क्या है कि एक अपना पूरा एक फॉर्मेट है, जाके वहां डेटा फिलअप करना है ना। तो बहुत से लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेल। बहुत से लोग सीएसवी भी करते हैं, बहुत से जेसन भी करते हैं, बहुत से एक्सएमएल भी करते हैं, ठीक है। लेकिन डेटा ऐसा ही होना चाहिए, इनमें से किसी एक। इसलिए क्या है डेटा के बारे में, डेटा कहाँ होना चाहिए, कोड में नहीं, एक्सटर्नल डेटा सोर्स। सीएसवी भी क्या है, सीएसवी भी एक फॉर्मेट है। कैसा है सीएसवी, है बड़ा जबरदस्त फॉर्मेट, चलो दिखा देते हैं, लेकिन इसको एकदम थोड़ा सा लोग इसको ट्राई करना। देखो, नोटपैड यूज करते हो ना, नोटपैड जब यूज करते हो तो नोटपैड में जैसे डेटा रखते हो, एक्सेल शीट में भी डेटा रख सकते हो, और डेटा चाहो तो कहाँ रख सकते हो, नोटपैड में। अब जैसे जेसन कहाँ रखते हो, नोटपैड में ना। उसका एक तरीका वही कर्ली ब्रेसेस लगा के, है ना। एक्सएमएल में डेटा कैसे रखते हो, ग्रेटर देन लेस देन वाला जो वही है ना, क्या कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में टैग रखते हो, और एक्सएमएल में डेटा रखते हो कि नहीं रखते हो। ऐसे ही सीएसवी का भी अपना डेटा का रखने का तरीका दिखाते हैं। जैसे लिखना है, मान लो हमें अपना यहाँ का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, क्लास का हमें रखना है क्या, नेम, ठीक है, एज, और बताओ नेम, हाँ चलो, स्टूडेंट्स का हमें डेटा रखना है, और क्या, मोबाइल नंबर, मान लो एड्रेस, और मतलब बहुत कुछ हो, और क्या होगा, मान लो एजुकेशन, है ना। इस तरह से करके मान लो बहुत सा डेटा है। अब यहाँ देखो, नाम ऐसे रख दें, डेटा सपोज करो राहुल, एज, मोबाइल नंबर, ठीक, एड्रेस, एजुकेशन, ऐसे डेटा रख दिया ना। अब तुम पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। अब ऐसे देखो,
कुछ चलो और एक ऐसे नाम रख दें। ऐसे। अब देखो क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो। कॉम, ये इसको सीएसवी का मतलब क्या है, कॉमा सेपरेटेड। क्या, कॉमा सेपरेटेड, इसीलिए नाम क्या है इसका, सीएसवी। तो ऐसे यहां रख सकते हो। पहली पहली रो में क्या रहेंगे, सारे कॉलम के नेम रहेंगे और वो भी कॉमा से सेपरेटेड। और फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में क्या रहेगा, डेटा रहेगा। डेटा कैसे रहेगा, कॉमा से सेपरेटेड। अब अगर हम कहें एड्रेस के लिए, कौन दूसरा दूसरा एड्रेस कौन सा है, पहला एड्रेस कौन सा है एड्रेस वाला, ये ZFB वाला। और दूसरा वाला कौन है, ये SSG। ना ना, ये देखो ना, जैसे देखो, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है ना। तो एड्रेस वाला कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे है। ये क्या है, इसी क्या बोलते हैं, CSV। लेकिन अभी इसका असली बेनिफिट तुम देखे नहीं। जरा इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, लिख देते हैं मान लो माई डेटा, बस एक्सटेंशन .txt नहीं, ऑल फाइल्स करो .csv। आ गया ये देखिए। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऐसे तो डेटा इस तरह से दिख रहा है ना, ऐसे तो डेटा ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन CSV को एक्सेल भी खोलना जानता है। देखो जरा एक्सेल खोलो, आ गया ना। मतलब एक्सेल, CSV को एक्सेल में भी ओपन किया जा सकता है। ये इसकी मेन क्वालिटी है। तो अब देखो, अब तुम कहोगे सर इसकी क्या जरूरत है, सीधे एक्सेल में रख लें। चलो एक बार सीधे एक्सेल एक एक्सेल बनाते हैं। यहाँ डेटा रखो, यहाँ तो शीट वीट बनती है ना, शीट 1 शीट 2 शीट 3। यहाँ अब देखो ऐसे रखोगे, नेम, एड्रेस, और फिर ऐसे। ऐसे अब इसको सेव करो डेस्कटॉप पे, एक्सेल डेटा। और ये एक्सेल वर्कबुक है टाइप ना, तो वैसे इसका एक्सटेंशन होते हैं इसके दो, XLSX और XLS। बाय डिफॉल्ट XLSX लेगा। सेव हो गया। ये देखो इसकी क्वालिटी देखो, कहाँ गया ये, एक्सेल डेटा है ना, ये देखो, इसकी देखो, इसको, ये जो डेटा लिखा गया है इस एक्सेल फाइल में, इसको तुम्हें हम दें अगर अपने सिस्टम पे ओपन करना है, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे सिस्टम पे MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा सॉफ्टवेयर, तभी ये ओपन हो पाएगा। इसे राइट क्लिक करके तुम सोचो कि क्या कर दें, ओपन कर दे नोट पैड पे, तो ये नोट पैड पे ओपन नहीं होगा। नोट पैड पे ओपन करके देखो, ये तो अच्छा ओपन हो गया। देखो ओपन, यही यही है डेटा। देख, ये देख रहे हो, और इसकी साइज भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन उस डेटा की क्वालिटी क्या है, इसके पहले वाला जो था कि उसे राइट क्लिक करके चाहो तो तुम्हारे पास एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी तुम यूज कर सकते हो सीधे किसमें, खोल के नोटपैड में। ये बड़ा मतलब नोटपैड में भी खुल जाता है। और एक्सेल हो तो एक्सेल जैसा, अगर एक्सेल जैसा फायदा लेना है तो तुम्हारे पास कोई स्प्रेडशीट वाला सॉफ्टवेयर है तो तुम उसमें ओपन कर लो, और नहीं तो फिर क्या कर लो, नोटपैड में ओपन कर लो। हाँ हाँ भाई देखो, एक्सेल जैसा भी है क्या, एक्सेल भी भाई तुम्हारा एक्सेल क्या करता है, डेटा ही रखता है।
बस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर अलग से है तो कुछ फीचर्स दे देता है। जैसे क्या कर लेते हो तुम, चाहो तो चीजों को क्या कर सकते हो, ऐसे ड्रैग कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, दुनिया भर की चीजें कर सकते हो, तो करो। तो वो तुम्हें यूज करने में ऐसा भी दे देगा, और प्लस अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिंपल सा किसमें खुल जाएगा, नोटपैड में। और सबसे बड़ी बात, उससे ज्यादा लाइट होगा, एक्सेल से ज्यादा क्या होगा, हल्का है, लाइट है, परफॉर्मेंस में भी क्या होगा, अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है, किसी सॉफ्टवेयर पे ऐसे जिसकी बहुत डिपेंडेंसी नहीं। ठीक है, तो लोग यूज करते हैं जो यूज करें। बहुत से लोग सीएसवी भी यूज करते हैं, और बहुत से लोग डायरेक्ट एक्सेल में ऐसे डेटा रखते हैं जैसे हमने यहाँ रखा। ये माई डेटा नहीं, कौन सा था ये दे, ये था ना एक्सेल डेटा। बहुत से लोग डायरेक्ट एक्सेल फाइल में डेटा रखते हैं। तो डेटा तुमको ऐसे ही रखना है, स्क्रिप्ट वाइज क्या तुम्हें चाहिए होता है एक टेस्ट केस में, यही सब ना, अकाउंट नेम क्या है, एज क्या है, फलाना क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये है। ये सारा डेटा कहाँ रखा जाएगा, एक्सेल के अंदर। ये सारा डेटा रखा जाएगा एक्सेल के अंदर, और हमें स्क्रिप्ट के अंदर डेटा डायरेक्ट यूज नहीं करना है। हमें बस एक डेटा के मतलब यहाँ पे एक नाम यूज करना है। डेटा कहाँ रहेगा, एक्सेल के अंदर। जैसे कुछ ऐसा रहेगा, मान लो ऐसा कुछ, जैसे अकाउंट नेम, और क्या है, मोबाइल नंबर, ऐसे तुम्हारा क्या रहेगा, ऐसे डेटा रखा है। ठीक है, और स्क्रिप्ट में ये डेटा है, जैसे मोबाइल नंबर मान लो ये है, ये, तो ये मोबाइल नंबर स्क्रिप्ट के अंदर ये यूज होगा, यही कॉलम का नाम। क्या रखा है हमने नाम, ये। तो सारा डेटा क्या आएगा, डेटा के बारे में ये तीन चीज याद रखें। ठीक है, और चौथी चीज एक्सेल में रखने का एक फायदा हम ये आगे उठाने वाले हैं कि अगर एक टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस है, जैसे मान लो लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, अकाउंट बनाना है, कोई हमसे कहेगा कि 10 ये इसकी टेस्टिंग 10 अकाउंट के लिए करो, 10 अकाउंट के लिए करो, तो हमें एक चीज ये करना है कि डेटा हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई हमसे कहेगा अकाउंट बनाओ, और कितने अकाउंट बनाओ, 10 अकाउंट बनाओ, तो हम क्या करेंगे, 10 एक अकाउंट बनाने का कोड हम किसमें डाल दें, लूप के अंदर। अकाउंट बनाने का कोड कहाँ डाल दें, लूप के अंदर। और ऐसा कुछ सिस्टम रखेंगे, और जो 10 डेटा चाहिए वो डेटा रखा होगा कहाँ, एक्सेल के अंदर। ये चलेगा अपने आप, हर एक बार इसका डेटा उठाएगा, दूसरी बार इसका, तीसरी बार इसका, इस तरह से करके एक एक करके सारा डेटा उठा के वो अकाउंट बना दे। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कहोगे रन स्क्रिप्ट विथ मल्टीपल डेटा सेट। ठीक है, रन स्क्रिप्ट विद मल्टीपल, हाँ यार ये लिख दो, रन टेस्ट स्क्रिप्ट विद मल्टीपल डेटा सेट विदाउट चेंजिंग एनी स्टेप इन स्क्रिप्ट। मतलब अगर हमको मल्टीपल डेटा सेट पे सेम टेस्ट केस को रन करना है तो हमें उसके लिए स्क्रिप्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सेल शीट है वहीं पे हम जाके 10 डेटा सेट दे देंगे, और अपने आप ये अकाउंट कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, और 10 बार चलेगा, हर बार अलग अलग डेटा से वो क्रिएट करेगा। आई बात समझ में। तो ये चीज अब हमें करनी है।
कि डेटा को स्क्रिप्ट के अंदर नहीं रखना है, कहाँ रखना है, एक्सेल के अंदर। अब ये सोचो कि एक्सेल के अंदर कैसे रखो, डेटा रखेंगे एक्सेल के अंदर लेकिन किस तरह से रखा जाए। ठीक है, एक तो तरीका, चलो सबसे पहले बेसिक तरीके पे चलते हैं कि जैसे मेरी ये स्क्रिप्ट है ना, इसका नाम क्या है, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, ये है ना, हमने ऑटोमेट की है। मान लो यही टेस्ट केस है, इस टेस्ट केस में भी डेटा की जरूरत है, तो हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि एक बना देते हैं क्या, एक एक्सेल फाइल, फाइल का क्या नाम रख दिया, एक्सेल डेटा, यही नाम रख दें, कुछ चेंज कर दें, या कहो तो नाम रख दें टेस्ट डेटा। ठीक है, अब बताओ इस टेस्ट केस में क्रिएट अकाउंट में तुम्हें क्या क्या चाहिए बताओ। देखो हम तो कहेंगे तुम्हें क्या चाहिए भाई, लॉगिन नहीं करोगे, और क्या चाहिए, पासवर्ड। मतलब हम तो कहेंगे उस टेस्ट, भाई एक तुमको डेटा रखना है, क्या रखना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें ये देखना है कि अपने उस टेस्ट केस में कौन कौन सा डेटा यूज कर रहे हो। तो उस टेस्ट केस के लिए मान लो मेरे इस टेस्ट केस का नाम क्या है, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट। तो हमने एक बनाया है एक्सेल डेटा नाम की फाइल, उस एक्सेल डेटा फाइल में ये शीट्स है ना, तो हम यहां कर देते हैं क्या, रीनेम, और यहां बना देते हैं क्या, शीट, उसका शीट का नाम क्या रख देते हैं, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट। क्लियर है ये। अब वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे जो जो डेटा चाहिए, जैसे हमें यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और क्या चाहिए, अकाउंट नेम चाहिए, और बताओ, वहाँ बहुत कुछ था ना, जैसे मान लो क्या चाहिए, फोन नंबर चाहिए, है ना, मान लो क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, और मान लो कंपनी चाहिए। मतलब देखो उसमें वी टाइगर वाले एप्लीकेशन में जो जो डेटा चाहिए उतने तुम यहाँ क्या बना लो, कॉलम बना लो, उतने यहाँ पे इतने यहाँ पे इस तरह से क्या बना लोगे तुम, कॉलम बना लोगे। और कॉलम बनाने के बाद इसी के अंदर अपना क्या रखते हो, जैसे एडमिन, और मान लो पासवर्ड डाल देते हैं क्या, एडमिन, अकाउंट नेम डाल देते हैं मान लो क्या, ईवीएस, फोन नंबर डाल देते हैं ये, ठीक है, मान लो इस तरह से डाल देते हैं। नहीं नहीं, इन्वर्टर ऑन तो होगा ही ना। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें क्या कर लेना है, एक याद रखो, अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, एक टेस्ट केस, देखो पहले तो एक कर रहे हैं, एक फ्रेश टेस्ट केस पूरा या जो यूज ऑटोमेट किए रखे हो उसी को उठाओ, और एक टेस्ट केस के लिए क्या बनाओगे, एक्सेल फाइल बनाओ। उस टेस्ट केस में जो जो डेटा चाहिए, डेटा का मतलब जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे ऐसे करके जो अकाउंट नेम, ऐसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनके नाम का क्या बना दो, कॉलम बना दो, उनके नाम का क्या बनाते हैं, कॉलम। और कॉलम बनाने के बाद ये कर देना कि उसमें ही उसके करस्पॉन्डिंग सारा डेटा फिलअप कर देना। ठीक है, अब इसको रन करना है तो रन, अब इसके बाद इसको सेव कर दो। अब हमें अपने स्क्रिप्ट में यही एक्सेल का डेटा यूज करना है। तो अच्छा ये कैसे होगा, अब देखो एक्सेल से डेटा हाँ आंख से थोड़ी ना रीड करना, अब हमें ये क्या करना है, कुछ ऐसा कोड लिखना है जिससे कि वो जो डेटा एक्सेल में है वो क्या हो जाए, एक्सेल से उठ के आए और स्क्रिप्ट में क्या हो, बंद हो गया है। ठीक है, तो सारा डेटा तुम्हें क्या करना है, अब तुम सब लोग को पहले तो एक काम करना है, सब लोग ये करो कि एक वो यूज करो,
एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। सॉफ्टवेयर क्या, जैसे वेब ड्राइवर की जार डाउनलोड किए हो ना, वेब ड्राइवर की जार डाउनलोड की है, वैसे ही एक और जार डाउनलोड करो जिसका नाम क्या है, अपाचे पीओआई। ठीक है, क्या नाम है, अपाचे पीओआई। तुम नेट पे डालना अपाचे पीओआई डाउनलोड, वहां डाउनलोड करने जाओगे तो दो वर्जन दिखाई देंगे। ठीक है, जिप डाउनलोड करोगे तो वहां पे दो होंगे, एक सोर्स वर्जन होगा और एक बाइनरी वर्जन। तो तुम डाउनलोड करने का कौन सा, बाइनरी वर्जन वाला, वो कम साइज का है। उसमें भी टाइप होगा। टाइप का मतलब क्या है कि जैसे एक तुम्हें जिप फाइल मिलेगी, तो ये जो जिप वाला फॉर्मेट है ये विंडोज में चलता है, लाइनेक्स पे नहीं चलता। लाइनेक्स वाले जो जिप करके चीजें रखते हो उनका एक्सटेंशन क्या है जानते हो, टार, TAR, उनका क्या है, टार। तो तुमको ये मिलेगा जगह जगह क्या, टार। तो अगर टार है तो टार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वहीं देखो एक जिप भी होगा। तो तुम्हें करना क्या है, अपाचे पीओआई एक क्या है, वो है एपीआई है, नेट से डाउनलोड करना, जिप फाइल मिलेगी, जिप फाइल को उसको क्या करना, अनजिप करना, राइट क्लिक करके क्या करना, अनजिप या एक्सट्रैक्ट करना। जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो अंदर फोल्डर्स दिखाई देंगे, फोल्डर्स के अंदर जाओगे तो उन फोल्डर्स के अंदर क्या पड़ी होंगी, जार फाइल्स पड़ी। तो दो ऑप्शन है, चाहो तो वो दोनों या वो पूरा फोल्डर ही अपने वहां पे जहां जार रखते हो प्रोजेक्ट में वहां रख लेना, या वहां से सारी जार जो हैं फोल्डर खोल, उसमें एक ही फोल्डर में सारी जार नहीं है, वो जो जार्स हैं अलग अलग फोल्डर में है ना, तो उन फोल्डर्स को खोल कर चेक करना, जहां जहां जो जार्स हैं उन सबको कॉपी करके जहां वेब ड्राइवर वाली जार रखे हो ना वहीं क्या कर देना, पेस्ट कर देना। इसके बाद तो तुम्हें पता है ना बिल्ड पाथ करना, तो बिल्ड पाथ करके उन जार्स को क्या कर लेना अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर। ठीक है, तब हम इसको ऑटोमेट कर पाए। और ये भी याद रखो, अच्छा मैवन यूज कर रहे हो तुम लोग सभी लोग, अगर मैवन यूज कर रहे हो हाँ, तब मैवन की चाहो तो वहां से जार डाउनलोड करो, नहीं तो मैवन की डिपेंडेंसी कर लो। वो जाओगे, उनकी साइट है ना mvnrepository.org, उनके साइट पे जाओगे, अपाचे पीओआई करके करोगे है ना, तो वहां उसकी डिपेंडेंसी मिल जाएगी। ये प्रोजेक्ट मैवन वाला ही है कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। चलो जो भी है, अभी जो भी यूज करो, चाहे तुम मैवन यूज करो, चाहो तो नॉर्मल ही प्रोजेक्ट बनाओ, कोई जरूरी नहीं है कि मैवन यूज ही करो। बस ये देखो अपाचे पीओआई। अच्छा, ये जो अपाचे पीओआई है ये भी एक एपीआई है, पता है कि नहीं, सेलेनियम वेब ड्राइवर भी एपीआई है। एपीआई एक कॉमन टर्म है भाई, जो तुम लोग एपीआई टेस्टिंग में यूज कर रहे हो ना रेस्ट वाली, वो वेब एपीआई है। वो क्या है, वेब एपीआई है, जहां पे मतलब कुछ क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू इधर से उधर चीजें यूज हो रही हैं, वो वेब एपीआई है। और वैसे तो एपीआई ये भी है, कौन, सेलेनियम वेब ड्राइवर भी, अपाचे पीओआई भी। ठीक है, देखो आ गया ना, यहाँ से आ गया डाउनलोड होने के लिए। देखो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन क्या है, अच्छा ये रिलीज, यहाँ देखो आ गया नीचे। देखो हमने बोला था ना एक सोर्स है और एक क्या है, बाइनरी है। चाहो तो बाइनरी वाली यूज करो, क्योंकि बाइनरी वाली जो है थोड़ी क्या है, लाइट है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, दे तो रहे हैं ये 3.0 या नीचे है तो कितना है पीओआई। अब देखो यहाँ पे SHA 512 SHA ये सब मत यूज करना, कौन सा यूज करना, जिप। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, पीओआई बिन 5.2.3। यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि हम क्यों यूज करने जा रहे हैं,
इस जार फाइल इसकी उसको इसकी जार फाइल्स को, क्योंकि हमें एक्सेल से डेटा रीड करना है। अब हमें यहाँ ऐसा नहीं अपने आप एक्सेल में डेटा रख दोगे आने लगेगा, अब हमें यहाँ क्या लिखना है, कुछ कोड लिखना। उस कोड का काम होगा एक्सेल से डेटा उठाना और यहाँ ले आना और फिर उसको सेंड कीज या कहीं पे जहां यूज कर रहे हैं वहां यूज करना। ठीक है, तो चलो भाई देखो ये हो गया। ठीक है, और ये वहां की जार फाइल लेके हम प्रोजेक्ट में क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। अब हम उसके सहारे एक्सेल को ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, ये पता हो गया ना, एक्सेल से डेटा हमें क्या करना है, रीड करना है। एक्सेल में जो डेटा लिखा है उसे उठा के लाना है और टेस्ट केसेस में क्या करना है, यूज करना है। जैसे यहाँ तुमको एक एग्जाम्पल दिखाया, यहाँ देखो, जैसे यहाँ देखो लॉगिन, वैलिड लॉगिन कर रहे हो कि नहीं। अब यहाँ यूजर नेम डाल रहे हो ना एडमिन, ये नहीं लिखोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे मालूम है, इसकी जगह ये कॉलम का क्या लिखोगे, नाम। पासवर्ड देना है तो क्या लिखोगे, पासवर्ड, ऐसे यहां लिखोगे कॉलम का नाम। अब तुम्हारे स्क्रिप्ट को ये काम करना है कि कॉलम के नाम से, ठीक है, एक्सेल में जाके जो उसके लिए डेटा है उसको उठाए और यहां ले आके क्या करे, यूज करे। कहाँ यूज करे, अंदर। यहाँ तुम ये यूज कर रहे हो ना, अभी तक डेटा यहाँ भेज रहे थे कि नहीं भेज रहे थे, सिंडिकेट कर रहे थे नहीं मेथड में, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू में। अब तुम मान के चलो एक हम आगे मेथड और बनाएंगे, जानते हो उसका नाम क्या रखेंगे, कुछ ऐसा, पब्लिक वाइड गेट डेटा। इस मेथड का काम होगा क्या, इसमें आर्गुमेंट में भेजा जाएगा, ध्यान से देखना, स्ट्रिंग डेटा नेम। ठीक है, क्या भेजा जाएगा, डेटा नेम, और ये याद रखना ये रिटर्न करेगा मेथड क्या, क्या, डेटा वैल्यू। अभी तो हम हार्ड को यहाँ वाइड की जगह क्या रख दें, यहाँ मेथड क्या करोगे, यहाँ पहले ये मेथड कॉल होगा, कौन सा, गेट डेटा, और ये जो डेटा नेम यहाँ भेजा जाएगा, हम तो कहेंगे इसका भी नाम क्या करो, चेंज करो। क्या लिख दें, डेटा नेम यहाँ आर्गुमेंट में भेजोगे और ये तुम्हें क्या देगा, स्ट्रिंग में डेटा। ऐसे स्क्रिप्ट होगी। तुम्हारे जेनरिक मेथड में जो मेथड्स नहीं बनाए हो, क्लिक वाले मेथड में इसका यूज नहीं होगा। जहां कुछ डेटा तुम्हें यूज करना, जैसे सेंड कीज कर रहे हो, किसी ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो, तो पहले ये मेथड कॉल होगा। अभी ये लिखा नहीं गया है, लिखा जाएगा। कौन सा मेथड कॉल किया जाएगा, गेट डेटा, जिसमें डेटा का नेम भेजा जाएगा। डेटा का नेम लिख देते हैं या लिख देते हैं और अच्छा सा नाम, डेटा कॉलम नेम। और जो कॉल करेगा वो क्या भेज रहा है, देखो तुम्हारी आंख के सामने है। जो यहाँ कॉल करेगा, मान लो अभी लॉगिन वाले में हम देख रहे थे ना, यहाँ तो यहाँ पे वो क्या भेज रहा है, डेटा का कॉलम नेम। यहाँ कहीं एडमिन वेडमिन नहीं रहेगा। एडमिन कहाँ लिखा रहेगा, एक्सेल फाइल के अंदर। अब हमारे को सारा, अब मान के चलो सारी जिम्मेदारी हमारी यही है। अभी तो बस ऐसे लिख दिया ना दिखाने के लिए, यही मेथड हमें लिखना, यही मेथड हमें लिखना है। इस मेथड का काम होगा जाना और एक्सेल से डेटा उठा के लाना। इस मेथड को दिया क्या जाएगा, कॉलम का नाम, और लेके क्या आएगा, कॉलम की वैल्यू।
और फिर उसको हम यहाँ से रेट वही हम देखो यहाँ वही कर रिटर्न करा देंगे। अभी तो हमने हार्ड कोडेड ऐसे लिख दिया है डेटा वैल्यू ना, अभी तो हमें बीच में यहाँ कोड लिखना है। ठीक है, कोड क्या लिखना है, हमें यहाँ कोड लिखना है क्या, डेटा रीड करना। कहाँ से, एक्सेल फाइल से, जिसका नाम हमने क्या रखा है, एक्सेल डेटा डॉट एक्सएलएस। डेटा क्या करना है, रीड करना। अच्छा, हम तुमसे कहें कि अरे पासवर्ड की करस्पॉन्डिंग क्या है डेटा, मतलब पासवर्ड में क्या क्या डेटा है वो करो, डालो, और डेटा तुम पूछोगे डेटा कहाँ है, हम कहेंगे एक एक्सेल फाइल में रखा है। तुम क्या करोगे, पहले एक्सेल फाइल ढूंढोगे, कुछ मांगोगे तुम हमसे, ऐसे थोड़ी पूरे कंप्यूटर पागल की तरह एक्सेल फाइल ढूंढने लगोगे। तुम हमसे पूछोगे भैया एक्सेल फाइल की लोकेशन क्या है, तुम कहोगे ना डेटा कहाँ है, तो वो कहेगा डेटा एक्सेल में है, तुम पूछोगे उसकी लोकेशन क्या है। तो तुम्हारा काम क्या है, पहला फाइल को मान के चलो फाइल लोकेशन पे जाके फाइल को उठाना, पहला काम। दूसरा, फिर उसे क्या करना, ओपन करना। जो अब ये टर्मिनोलॉजी भी समझो, जो ये एक्सेल नहीं दिख रही है तुमको, एक्सेल फाइल जो दिख रही है ना, इसको बोलते क्या है ये जानो। ये जो पूरी फाइल है इसे बोलते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। तो ये जो एक्सेल डेटा है ये क्या है, वर्कबुक है। और इसके अंदर जो 1 2 3 दिखाई दे रही है ना, ये शीट्स जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं क्या, वर्कशीट। तो पहला काम है तुम्हारा ओपन क्या, वर्क। फिर क्या करना, फिर वर्कशीट पे जाना। 3 शीट है ना, तुम्हारा डेटा तीनों में थोड़ी ना है, किसी में है ना। तो फिर ये क्या है, मान लो फाइंड दी वर्कशीट। ठीक, अब जैसे मान लो इस एप्लीकेशन में जो हमने लॉगिन बनाया है, कितने बनाए हैं, 2। एक में यूजर नेम एडमिन है, एक में यूजर नेम क्या है, राहुल है, एक में पासवर्ड क्या है, 1 या ऐसे है, सपोज करो ये, बोलो ऐसे। अब क्या होगा, तो तुम क्या क्या तुम्हें जानना है भाई, देखो फाइंड दी क्या करोगे, वर्कशीट। फिर तुम पूछोगे कि भाई अच्छा जो डेटा उठाना है किस कॉलम का, तो बताएगा, डेटा बताया तो तुम्हें कौन सा, यूजर ने। तो फिर क्या करोगे, या फाइंड दी कॉलम नेम, और फिर सीधे कॉलम का डेटा दे दोगे। भाई डेटा भी तो यहाँ 2 है ना, तो तुम पूछोगे उससे ना कि भैया किस रो का डेटा चाहिए, पहली का यूज करना है कि दूसरी का यूज करना। तो तुम्हें एक तरह से चाहिए क्या, रो का नंबर, और फिर उस रो के अंदर उस कॉलम का डेटा कौन सा है। जैसे तुमको कोई मान लो कोई इसने बता दिया कि अब जैसे तुम्हें बता गया फाइल की लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप वाला पाथ पूरा, डेस्कटॉप स्लैश एक्सेल डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स। ओपन वर्कबुक, चलो वर्कबुक ओपन हो गया। फाइंड दी वर्कशीट, तो वर्कशीट का नाम क्या है, नाम क्या है, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट। मान रो नंबर क्या है, मान लो चलो अगर गिनती गिने कैसे, पहले वाले को 1 बोले कि 0 बोले, अगर पहले वाले को 0 बोले हमारे ऊपर है, तुम जैसा बोलना चाहो। तो दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है 2, तो हम कहेंगे बोल यार रो नंबर कौन सा है 2। अब कॉलम नेम क्या है या कॉलम नंबर क्या है बताओ। हम जैसे मान लो कॉलम नंबर क्या है, भाई डेटा उठाना है ना, तो बताओ कौन सा डेटा उठाया जाए भाई। तो हम ये देखोगे ना, पासवर्ड तो ठीक है, लेकिन यार पासवर्ड का नंबर क्या है, अगर गिनती करें 0 से तो ये ना देखो ऐसे देखो, अगर तो ये 1 है, ये क्या हो गया 2 हो गया, इसके बाद वाला कौन सा हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गई, तीनों रो हो गई। लेकिन जब ऐसे बात करते हैं देखो ऐसे, तो ये किसकी बात हो गई, कॉलम।
अगर हम कहें पासवर्ड का रो नंबर क्या है, तो पासवर्ड का रो नंबर 0 है। पासवर्ड का रो नंबर क्या है? ये जो पासवर्ड वर्ड लिखा है इसका रो नंबर तो 0 है। रो नंबर मतलब ये। लेकिन पासवर्ड का कॉलम नंबर क्या है? 0 1। ऐसे ही मगर इसकी बात करें, इसकी ईवीएस का, ईवीएस का रो नंबर क्या है? 1। कॉलम नंबर क्या है? 0 1 2 ना। तो भाई ऐसे ही है, फाइंड दी कॉलम। यार 0 1 में कंफ्यूज हो रहा है, सीधे 1 2 3 गिनो, 0 से गिनने की कोई जरूरत अभी नहीं। फाइंड दी कॉलम नंबर कैसे ढूंढोगे? तुम जाके मिलाओगे, पहले का नाम क्या है? पासवर्ड है? नहीं है। फिर देखो दूसरे का नाम पासवर्ड है, तो कहोगे हाँ है, तो समझ जाओगे यही दूसरा जो है रो नंबर, यही जो दूसरा है वो कॉलम नंबर है। उसी के करस्पॉन्डिंग तुमसे अगर दूसरी रो बोला है तो कौन सा रेट आउट? दूसरी रो बोला है तो ये रेट आउट हो। कौन सा? ये वाला। पहली रो बोलेगा तो कौन सा उठाना? ये वाला। यही ऐसे ही करोगे ना। अभी ये जो बात कर रहे हैं मैनुअल एफर्ट की बात है। अगर एक आदमी से कहो कि डेटा उसको एक्सेल में रख दो और वो टेस्ट केस को क्या कर रहा हो, मैनुअल टेस्टिंग करके टेस्ट केस चला के देख रहा हो, डेटा वहां रखा हो, तो इसी अप्रोच से डेटा उठा के करेगा। अब सेम यही अप्रोच हमें फॉलो करनी है ऑटोमेशन में। ये काम करने के लिए चाहिए क्या? क्लासेस और मेथड। और इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि इसके लिए क्लासेस और मेथड्स ये जो जार डाउनलोड किए हो उसके अंदर बने हुए पड़े। ठीक है, अब बस उन्हें तुम्हें क्या करना है? यूज करना। क्लियर है ये? तो चलो ये पहले ये देख लेते हैं। डाउनलोड हो गया ना? तो चाहो तो यहां से उठा लेना, चाहो तो डिपेंडेंसी लगा लेना, दोनों है। ठीक है, इसके बाद यहां आ जाओ, शो ऑल डाउनलोड्स। कहाँ पे है तुम्हारा प्रोजेक्ट? या चलो एक जगह पहले रख लेते हैं, नया फोल्डर बना के। देखो ये जिप फाइल मिली है ना, इसे राइट क्लिक करके क्या कर देना? एक्सट्रैक्ट कर देना। चलो एक काम करो, इसमें वैसे भी इसके अंदर जाओगे तुम्हें जार मिल जाएंगे। वो ऑन मत करो। चलो ये बता दे रहे हैं, अब आगे कल क्लास लेंगे, कल भी क्लास लेंगे। तो इसकी ये जो जार है, लेकिन सब लोग इतना करो, ये जो जार है डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में क्या कर लो? अटैच कर लो। एक टेस्ट केस भर का जो डेटा चाहिए वो डेटा के लिए कॉलम बना के एक्सेल में रख लो। अब हमें यही करना है कि एक्सेल से जाके वो डेटा क्या करना है? रीड करना है। उसके लिए क्लासेस और मेथड्स इसमें बने पड़े हैं, बस हमें अब उनको क्या करना है? यूज करना। ठीक है, चलो तो इतना तैयार करो इसको। ठीक है सर, माविन में अगर हम लाइब्रेरी में ऐड भी करेंगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐड करके फिर ऐड करना पड़ेगा ना ना ना, देखो अगर मैवन यूज कर रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसकी तुम्हें क्या करनी होगी? डिपेंडेंसी एक या दो डिपेंडेंसी है, वही दो डिपेंडेंसी तुम्हें क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। जो जार वार चाहिए वो खुद ही डाउनलोड कर लेता है। मैवन के बारे में एक बात बताइए आप लोगों को ना, कि जब मैवन आप यूज करते हो तो मैवन में कंसेप्ट होता है लोकल रिपोजिटरी का ना, याद है सबको? जब मैवन कैसे काम करता है, क्योंकि मैवन भी जार तो चाहिए, लेकिन जो दुनिया भर के लोग अपनी जार्स बनाते हैं, खासकर ओपन सोर्स वाले जो पैसे चार्ज नहीं करते, ओपन सोर्स वाले क्या करते हैं? अपनी जार बनाने के बाद मैवन के पे भी डाल देते हैं, मैवन के सर्वर पे डाल देते हैं। उसको ये लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रल रिपोजिटरी। उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल रिपोजिटरी। और हम तुम जो यूज कर रहे हैं, हम अपनी pom.xml में जाते हैं और उस डिपेंडेंसी का क्या देते हैं? दो चीजें। क्या क्या? तीन चीजें, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और क्या? वर्जन। ये तीन चीज देते हो और जब सेव करते हो तो अपने आप वो देखता है कहाँ? लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी कहाँ होती है? सी में जाओगे, यूजर्स में जाओगे ना,
तुम्हारा यूजर नेम होगा, उसके अंदर जाके देखना एक फोल्डर होगा .m2। कौन सा फोल्डर होगा? .m2। उसके अंदर जाके देखोगे तो एक फोल्डर और होगा रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी के अंदर और ढेर सारे फोल्डर्स होंगे, उन्हीं के अंदर सारी जार बिखरी पड़ी। ठीक है, तो मेवन का कंसेप्ट ही यही है। जब भी तुम कोई डिपेंडेंसी देते हो तो सबसे पहले वो सर्च करता है कि क्या लोकल रिपोजिटरी में वो है या नहीं। अगर नहीं होता है तो डाउनलोड कर लेता है, होता है तो यूज कर लेता है। अब जैसे एक बार हमने PY की डाउनलोड कर ली तुमने, अब क्या रहेगा उसमें पड़ा है, अब कल ओपन करोगे। जब भी मैवन खुलता है तो सबसे पहले काम अपना यही करता है कि अपने प्रोजेक्ट को क्या करता है, बिल्ड करता है। मतलब अपनी pom.xml के सहारे देखता है कि क्या क्या हमें चाहिए और क्या क्या मेरे पास है। जो अगर कल डाउनलोड कर लिया है तो फिर अब क्या होगा, जाके चेक करेगा, मिल जाएगा, अब डाउनलोड नहीं करेगा। लेकिन कल को नया वर्जन आ गया, तुम अपनी pom.xml में जाओगे, बस वर्जन क्या कर दोगे, चेंज करके जैसे ही सेव करोगे वो जाके चेक करेगा क्या ये वर्जन लोकल पे है, नहीं है, तो क्या करेगा, सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करके लोकल पे रख देगा। दो कंसेप्ट है मेन याद रखना, सेंट्रल रिपोजिटरी और लोकल। जहां और सेंट्रल रिपोजिटरी कहाँ है, mvnrepository.com है ना, वहीं से रिपोजिटरी की वो पाते हो ना। mvnrepository.com जो है वो है क्या, सेंट्रल रिपोजिटरी। और जो तुम्हारे सिस्टम पे, अगर इस सिस्टम पे पड़ा है मैवन, आके देखो यहाँ सी में जाना, जर्स में जाना, यूजर नेम क्या है, डेल, डेल में जाओ, देखो यहाँ .m2 है, ये रिपोजिटरी है, इसी के अंदर फोल्डर्स दिख रहे हैं, इन्हीं के अंदर जाके घूमोगे तो अंदर तुमको जार्स दिखाई देंगे। जैसे ऐसे दुनिया भर की बहुत फाइलें मिलेंगी, इस तरह से तुम्हें जार मिल रही है ना, जार मिल रही है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लोकल रिपोजिटरी। सी यूजर नेम .m2, m2 के अंदर ये सारी जार्स रहती हैं, ये लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, इसमें ये अच्छा रहता है कि तुम्हें जार वार लगाने उगाने की झंझट, बिल्ड पाथ वाथ करने की जरूरत नहीं है। pom.xml में सीधे लिखो, अगर वो तुम्हारे लोकल पे होगी तो कोई बात नहीं, नहीं होगी तो नेट से क्या करेगा, लेकिन लोकल पे कहाँ, वही .m2 के अंदर। ठीक है, तो जरा इसका चाहे जैसे करके दो काम कर डालो। एक सिनेरियो के लिए जो टेस्ट डेटा चाहिए, ठीक है, एक सिनेरियो के लिए ये इस तरह से फिलअप कर डालो, बना डालो सारा। ठीक है, और दूसरा क्या काम करोगे, एक टेस्ट केस फिर से कह रहा है फुल ऑटोमेट करो। ठीक है, और प्लस उसमें इस तरह से यहाँ से डेटा फिलअप करो और अपनी जार डाउनलोड करो। तो अगली क्लास में पहले हम ये देखते हैं कि अभी तो ये तो आप समझ गए ना कि डेटा का हम यूज क्या करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सेल से डेटा कैसे रीड होगा। तो कल हम यही कोड लिखने की कोशिश करेंगे, कैसे इस एक्सेल का डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम इसे कोड से प्रिंट कराएं। तो कल हम ये डेटा प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे जो हमने यहाँ पे आज बनाया है। ठीक है, चलो।